सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। आज पहले देखेंगे हम बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको देखेंगे। इससे जितने भी थ्योरी आती है उस थ्योरी को कवर करेंगे। देन इसके हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती हैं, इसकी पूछी जाती हैं, तो प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिकल को भी हम देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मानते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखना है आज तो बैंक समाधान विवरण पत्र। देखिए आज के युग में, जो आज का समय है, आज का युग है, उसमें अधिकांश लेन देन जो होते हैं वो बैंक के माध्यम से होते हैं। ये तो आपको पता ही है। किसके माध्यम से होते हैं? बैंक के माध्यम से होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो सामान्यतः बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो अपना चालू खाता खोलते हैं बैंक में, और व्यापारी बैंक से अनेक लेन देन विभिन्न तिथियों पर करता रहता है। जो अपना करंट अकाउंट ओपन करता है, तो बैंक से व्यापारी विभिन्न लेन-देन करता रहता है। इन लेन-देनों का वो लेखा जो अपनी बही में समय-समय पर करता रहता है, और उस बही को ही, जिस बही में वो अपना लेन-देन करता रहता है, कौन? व्यापारी। उस बही को बोलते हैं रोकड़ बही। बैंक भी व्यापारी के प्रत्येक लेन-देन का, तो ये तो बात होगी किसकी? व्यापारी की। व्यापारी क्या करता है? जितने भी बैंक से लेन-देन होते हैं, उन्हें अपने पास अपनी रोकड़ बही में लिखता रहता है। और इसी तरह से बैंक भी क्या करता है कि प्रत्येक लेन-देन को उनके खातों में करता रहता है। उनके मतलब जो ग्राहक हैं, व्यापारी है, तो बैंक भी व्यापारी के खाते में अपने यहाँ पर एंट्री करता रहता है, और अपने यहाँ किए गए लेखों की नकल, किसकी नकल? जो अपने यहाँ पर लेखे किए हैं उनकी नकल पुस्तक में लिखकर ग्राहक को दे देता है। उसको क्या बोलते हैं? उसी को पासबुक कहते हैं। मान लेते हैं ये है आपका बैंक। ये बैंक क्या कर रहा है? बैंक कस्टमर, जो व्यापारी है उसके आ, जो व्यापारी है उसका एक अकाउंट बनाता है, और यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको लिखता रहता है। इसकी क्या करता है? समय समय पर इसकी नकल, मतलब इसकी फोटोकॉपी ग्राहक को दे देता है, मतलब व्यापारी को दे देता है, जिसे क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। तो रोकड़ बही क्या है? रोकड़ बही वह बही है जो व्यापारी अपने पास रखता है, अपने लेन देन लिखता है। पासबुक क्या है? पासबुक है बैंक का रिकॉर्ड, जो बैंक ग्राहक का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। तो आई होप अब आपको पहले ये क्लियर है दोनों, कि रोकड़ बही क्या है और पासबुक क्या है। अब देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण पत्र का मीन्स अब समझ में आएगा हमारे। तो देखिए यहाँ, व्यापारी और बैंक के मध्य होने वाले सभी लेन देन का लेखा व्यापारी रोकड़ बही में और बैंक पासबुक दोनों में होता है। बात सही है, दोनों में ही लेखा होगा, जिस कारण दोनों पुस्तकों का जो शेष है वो समान आना चाहिए। क्यों? हर ट्रांजैक्शन को दोनों जगह लिखा जाता है, रोकड़ बही में भी लिखा जाता है और बैंक की पासबुक में भी लिखा जाता है। लेकिन होता क्या है, रोकड़ बही या पासबुक बही में लेखे करते समय गलती हो सकती है, तथा कुछ लेन-देन ऐसे हो सकते हैं जिनका लेखा ओह, एक पुस्तक में तो है, लेकिन दूसरी बही में नहीं हो पाता। ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि देखिए आपने जो कैश बुक है और इधर आपकी बैंक, मतलब पासबुक है, तो यहाँ तो लेखा कर दिया बट कैश बुक में नहीं हो पाता, या ऐसा हो जाता है कैश बुक में कर दिया, पासबुक में नहीं हो पाता। अतः इन बहियों का शेष एक निश्चित तिथि पर समान नहीं आएगा। व्यापारी रोकड़ बही और पासबुक के अंतर का मिलान करने के लिए एक निश्चित तिथि को कब बनाता है? एक निश्चित तिथि को। और देखिए ये क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाया जाता है? तो एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। तो एक निश्चित तिथि को एक विवरण पत्र बनाता है, जिसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। क्यों बना रहा है? देखिए क्यों बना रहा है। दोनों बहियों का शेष एक निश्चित तिथि को समान नहीं आएगा। व्यापारी रोकड़ बही और पासबुक के अंतर का मिलान करने के लिए, किसका मिलान करने के लिए? और रोकड़ बही, एक तो रोकड़ बही और साथ में पासबुक, तो इनके बीच का मिलान करने के लिए, जो अंतर आया है उसका मिलान करने के लिए, जो दोनों में अंतर आ गया है उसको मैच करने के लिए एक निश्चित तिथि को जो विवरण बनाता है व्यापारी, उसको क्या बोलते हैं? बैंक समाधान विवरण पत्र। अब देखिए बैंक समाधान विवरण पत्र कौन बनाता है? व्यापारी बनाता है। कब बनाता है? एक तिथि को बनाता है। क्यों बनाता है? देखिए रोकड़ बही और पासबुक दोनों में अंतर आ जाता है,
उन अंतर को दूर करने के लिए व्यापारी क्या करता है? बैंक समाधान विवरण पत्र बनाता है। देखिए, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको डेफिनेशन मतलब परिभाषा दी जाती है, कहा जाता है कि बताइए ये लाइन किसने कही है? तो देखिए आरजी विलियम्स ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको देख लें। आरजी विलियम्स के अनुसार बैंक समाधान को क्या कहा गया है? कह रहे हैं बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट की गई बाकी बाकी मतलब शेष बैलेंस और ग्राहक की रोकड़ पुस्तक में बाकी। एक तो कहाँ पर बाकी है? बाकी मतलब बैलेंस। एक तो बैलेंस किसका है? जो ग्राहक का रोकड़ बही है, और दूसरा बैंक की जो पासबुक है। उन दोनों की जो बाकी है मतलब बैलेंस है, उनका मिलान करने के लिए व्यापारी द्वारा जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे ही बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। ये किसने कहा है? आरजी विलियम्स ने कहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। तो देखिए आप देखते हैं बैंक समाधान विवरण बनाना आखिर क्यों बनाया जाता है, मतलब उद्देश्य क्या है, ये इसके फिर फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो देखिए बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना, पहली बात तो ये है कि ये व्यापारी के लिए अनिवार्य नहीं होता। व्यापारी के लिए क्या है? अनिवार्य नहीं होता है। फिर भी व्यापारी अपने कुछ उद्देश्य हैं जिनके लिए ये बनाता है। अब वो क्या उद्देश्य हैं? इस विवरण पत्र द्वारा बैंक अपने वास्तविक बैंक शेष का ज्ञान हो जाता है। उसे पता चल जाता है रियल में उसके बैंक में कितना बैलेंस है। यदि कोई गलती रोकड़ बही या पासबुक में हो जाती है तो उसे वो दूर कर लेता है। दूसरा फायदा, कुछ लेखे व्यापारी बैंक समाधान विवरण पत्र के बाद ही अपनी रोकड़ बही में करता है। कुछ ऐसे भी लेखे हैं कुछ ऐसे भी लेखे हैं व्यापारी क्या करेगा? पहले अपना बैंक समाधान विवरण पत्र बनाएगा। अगर डिफरेंस आ रहा था रोकड़ बही और पासबुक में, तो उसको बनाने के बाद ही उन लेखों को वो लिखता है व्यापारी। इसलिए उसको ये लाभ हो जाता है और ये उसके उद्देश्य हैं। और क्या हो सकता है कि बड़े व्यापारी में कर्मचारी द्वारा गबन और छल कपट की संभावना इस विवरण पत्र के बनाने से कम रहती है। वो जो छल कपट करते हैं कौन? उसके जो कर्मचारी होते हैं व्यापारी के, तो छल कपट की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। उन कारणों का भी ज्ञान हो जाता है उन कारणों का ज्ञान हो जाता है जिसके कारण दोनों पुस्तकों में अंतर रहता है। भाई कैश बुक, आपकी एक तो कैश बुक और दूसरी पासबुक, दोनों में जो अंतर आ रहा था उनके कारणों का भी पता चल जाता है, आखिर उन दोनों में अंतर क्यों था। दूसरा जो कैशियर होता है, रोकड़ियों पर भी नियंत्रण रहता है। तो ये क्या है? ये बेनिफिट है, लाभ है बैंक समाधान पत्र बनाने के। अब ऐसे क्या कारण हैं जो रोकड़ बही और पासबुक में अंतर होता है? दोनों में अंतर के क्या कारण हैं? तो देखिए पहला कारण क्या हो सकता है? कह रहे हैं कुछ निर्गमित चेक जो बैंक में तो प्रस्तुत किए गए, जब व्यापारी ने अपने कोई लेनदार था उसको भुगतान करने के लिए चेक काट कर दे दिया, निर्गमित कर दिया, इशू कर दिया, जिससे रोकड़ बही का शेष कम हो जाएगा। क्यों? भाई व्यापारी तो तुरंत क्या करेगा? अगर व्यापारी ने बैंक कोई चेक काट कर दिया तो जिसको चेक काट कर दिया उससे तो यही तो ऑर्डर दिया गया कि जाइए पैसे ले लीजिए आप, बैंक हमारा आपको पेमेंट कर देगा। तो वो अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेगा, अपने यहाँ माइनस कर देगा पैसा, शेष कम हो जाएगा। लेकिन जब तक वे चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक पासबुक का शेष कम नहीं होगा, ये भी आप जानते हैं। तो दोनों पुस्तकों में अंतर आ जाएगा। समझ गए? जैसे मैं किसी अपने ग्राहक को चेक काट कर देता हूँ, अगर वो ग्राहक बैंक में नहीं पहुंचेगा मेरे चेक पैसा लेने के लिए, तो मैंने अपने घर तो कम कर लिया अपना बैलेंस, बट बैंक में कम नहीं हुआ। तो ये फिर दोनों में क्या होगा? अंतर आ जाएगा। हम यही तो देख रहे हैं क्या बातें हैं जिनसे अंतर आ जाता है। या फिर क्या हो सकता है? चेक बैंक में वसूली के लिए जमा किए गए थे लेकिन वसूल नहीं हुए। भाई हमें कुछ चेक मिले, हमने उन्हें चेक मिले तो अब वो अपने बैंक को दे दिया कि भाई वसूल कर लाओ इनका पैसा। अब क्या हुआ कि उनका पैसा वसूल करने के लिए बैंक में जो जमा किए गए थे रोकड़ बही का शेष तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं तो अपने यहाँ यही मानूंगा मेरे बैंक ने मैंने अपने बैंक में चेक जमा किए हैं, तो मैं तो अपने यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा। अपने घर पर जो मेरी कैश बुक रखी हुई है मेरे बिजनेस में, मैं तो उसमें इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन
इन चेक का रुपया जब तक हमारे बैंक वसूल नहीं कर पाता, व्यापारी का पासबुक का शेष नहीं बढ़ जाता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्यों? बैंक तो तभी बढ़ाएगा ना शेष, जब यहाँ पर पैसा जमा हो जाएगा तो पासबुक में तो तभी बढ़ेगा। कब? जब आपका ये पैसा वसूल हो जाएगा। तो यहाँ तो बढ़ गया लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ा, ये भी कारण हो सकता है। वसूली वाले चेक अनादत हो जाना, अनादरण मतलब डिसऑनर्ड हो जाना, रद्द हो जाना। आपने वसूली के लिए चेक जमा तो किए, लेकिन क्या हुआ? बैंक में वो वसूल नहीं हुए, वो रद्द हो गए। तो इससे क्या होगा? रोकड़ का तो शेष बढ़ जाएगा और पासबुक का शेष नहीं बढ़ेगा, तो अंतर आ जाएगा फिर पासबुक में और कैश बुक में। कैश बुक क्या? रोकड़ बही। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। बैंक व्यापारी के शेष धन पर ब्याज पासबुक में जमा कर देता है, जबकि ग्राहक जानकारी के अभाव में इसका रोकड़ रोकड़ बही में नहीं कर पाता। देखिए, जब भी आप लाइफ में इसको अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं तो उससे एक ही बात कहें। वैसे अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आपका एनसीईआरटी की बात करें तो वहां तो आपका एनसीईआरटी या सीबीएसई की बात करें तो वहां तो अब ये चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं होता है। और जहां होता है, अगर वहां पढ़ा रहे हैं तो आप पहले कंडीशन रखेंगे, अपने स्टूडेंट से बताएंगे कि ये उस समय की बात है जब नेट बैंकिंग नहीं थी। जब नेट बैंकिंग नहीं थी तभी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज तो आज क्या है, आज तो तुरंत एसएमएस आ जाता है। अगर आपके इसमें कुछ भी क्रेडिट डेबिट होता है तो तुरंत मैसेज आ जाता है। तो ये उस समय की बात है जब बैंक में क्या था, जब एसएमएस सर्विस नहीं थी। तो आप ये कहकर जरूर बताना अपने स्टूडेंट को, तभी आप इसको सही समझा सकते हैं। तो देखिए, बैंक ने क्या काम किया, इंटरेस्ट दे दिया। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया। तो बैंक ने कहां पर लिख दिया? बैंक ने पासबुक में लिख दिया। अब ग्राहक का तो, व्यापारी को तो पता ही नहीं चला। व्यापारी एंट्री कराता तो उसको पता चलता। तो व्यापारी ने तो अपने यहाँ पर जो कैश बुक थी उसमें इंटरेस्ट लिखा ही नहीं। जो कैश बुक थी व्यापारी के यहाँ, उसने तो लिखा ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं चला। देखिए, यहाँ तो पैसा कम है लेकिन यहाँ पर बढ़ गया इंटरेस्ट से, तो इससे अंतर आ जाएगा दोनों में। अधिविकर्ष पर ब्याज। कभी कभी क्या होता है, जो व्यापारी होता है उसको एक फैसिलिटी मिलती है बैंक के द्वारा कि जितना आपका पैसा जमा है, आप उससे भी ज्यादा अगर आपने भर दिया फॉर्म, आपने विड्रॉल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। एक बैंक फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस पर बैंक इंटरेस्ट ले लेता है उस पैसे पर जो बैंक ने ओवर दिया है, ओवरड्राफ्ट हो गया है। अब बैंक तो ओवरड्राफ्ट का लेखा कर रहा है, लेकिन बिजनेसमैन जो है, व्यापारी, उसको तो नहीं पता ना। तो जब बैंक तो कर रहा है लेखा, बिजनेसमैन ने अपने यहाँ लेखा किया नहीं, तो क्या होगा? एक जगह तो लिख गया, एक जगह नहीं लिखा गया, तो इससे क्या होगा? अंतर आ जाएगा। बैंक खर्च तथा कमीशन। बैंक आपको क्या करता है? सेवाएं देता है बैंक। ग्राहक को बैंक क्या करता है? सेवाएं देता है, खर्च देता है। और इसके उसमें खर्च के लिए वो या तो कमीशन लेगा, और या फिर क्या लेता है, वो अपना बैंक चार्जेस करता है। वो चार्ज कर लेता है, थोड़ा सा पैसा ले लेता है। तो अब बैंक ने पासबुक में से तो विड्रॉल कर लिया, डेबिट कर दिया, कम कर दिया। ग्राहक को नहीं पता, व्यापारी को नहीं पता। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा कि बैंक में जो पासबुक है वहां तो पैसा कम होगा, लेकिन व्यापारी के पास कम नहीं हुआ, क्योंकि व्यापारी ने बैंक का खर्चा कम नहीं किया है। तो इससे भी अंतर आ जाएगा। ग्राहक द्वारा सीधा बैंक में जमा कराई गई रकम। भाई देखो, यहाँ तो जो व्यापारी है वो अपनी कैश बुक को लेकर बैठा है, लेकिन इसने किसी को माल उधार बेचा था। उस ग्राहक ने क्या किया? सीधा बैंक में, बैंक बोले तो पासबुक, पासबुक में पैसा जमा कर दिया। किसी ग्राहक ने यहाँ पर जमा कर दिया, 1,000 रुपए चलो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जमा नहीं हुए। तो क्या होगा? बैंक में ग्राहक ने सीधा जमा कर दिया। तो ये दोनों में अंतर आ जाएगा। मैं आपसे क्या बता रहा हूँ? अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आखिर कौन कौन से कारण हैं जिनसे कैश बुक और पासबुक में अंतर आता है। क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछता है कि बताइए इनमें ऐसा कौन सा कारण है जिससे अंतर नहीं आएगा। तो हम तो वो बात कर रहे हैं जिससे आ रहा है अंतर। बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किए गए भुगतान। आपने अपने बैंक से कह रखा है, भाई मेरा जितना भी किराया है, दूध या अखबार के बिल हैं, बीमे की किस्त है, आप उनका भुगतान कर दिया करो।
बैंक ने क्या काम किया, भुगतान कर दिया और पासबुक में माइनस भी कर दिया पैसा, कम भी कर दिया। लेकिन व्यापारी को तो इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई ना, वो तो तभी करेगा जब एंट्री करा के लाएगा बैंक में। तो व्यापारी ने अपने यहाँ इसका लेखा नहीं किया, पैसा कम नहीं किया, तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, पासबुक में एंट्री हो गई, तो इससे भी अंतर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि क्या कारण थे जिनकी वजह से बैंक पासबुक और कैश बुक दोनों में अंतर आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि बैंक समाधान विवरण तैयार करना किस तरह से तैयार करते हैं। तो देखिए, बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने के लिए दोनों पुस्तकों के शेष में से किसी एक पुस्तक का शेष आधार माना जा सकता है। ठीक है, एक तो आपकी रोकड़ बही होगी, एक तो होगी आपकी रोकड़ बही। अब रोकड़ बही के भी कौन से शेष होंगे? रोकड़ बही का भी आपका क्या हो सकता है? रोकड़ बही का आपका डेबिट शेष हो सकता है, रोकड़ बही का आपका ऋणी शेष हो सकता है, मतलब डेबिट। धनी शेष हो सकता है, क्रेडिट। इसका मतलब कैश बुक जो है आपकी, कैश बुक, इसको आप कैश बुक के आपके डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और साथ में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो और फिर पासबुक के उसके बाद पासबुक का भी शेष हो सकता है, पासबुक में भी दो शेष हो सकते हैं, ऋणी भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है। इसका मतलब कहने का ये है आपके पास टोटल चार मेथड हो गए, चार परिस्थितियां हो सकती हैं, चार स्थितियां हो सकती हैं। आप अगर आप चाहें तो डेबिट बैलेंस ले लीजिए रोकड़ बही का, आप चाहें तो क्रेडिट बैलेंस ले लीजिए, जैसा भी क्वेश्चंस होगा आपके सामने, या आपका क्रेडिट शेष हो सकता है किसका, पासबुक का, और पासबुक का डेबिट शेष हो सकता है। यानी कि आपकी जो कंडीशंस हो सकती हैं, इन चारों में से कोई सी भी आपको दी जा सकती है। इनसे आप शुरू करेंगे, इनके बेसिस पर आप बनाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र। तो बैंक समाधान स्टेटमेंट जो आप बनाएंगे, तो वो चार बेसिस पर बना सकते हो। दो बेसिस हैं रोकड़ बही की, दो बेसिस हैं आपकी पासबुक की। लेकिन इसमें साथ में आपको ये भी याद रखना है, देखिए, जो बैंक मतलब रोकड़ बही की अगर बात करें, तो रोकड़ बही का जो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि हमारे फेवर में बैलेंस होता है, हमारा पैसा बैंक में जमा है। हमने ऐसा नहीं कि बैंक का ज्यादा पैसा ले रखा है, हमारा पैसा जमा है। और अगर पासबुक का धनी शेष होता है, तो इसका भी मतलब क्या होता है, हमारा पैसा जमा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, पासबुक का, किसका, पासबुक का, तो पासबुक का क्या हो जाएगा, पासबुक का तो है क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस। दोनों का मतलब क्या है कि पैसा जमा है, दोनों का मतलब क्या है, बैंक में पैसा हमारा जमा है, जमा है जी, हमारा जमा है, पैसा जमा है बैंक में, बैंक का हमारे ऊपर नहीं। और इसका अपोजिट क्या होगा, अगर पासबुक का अगर पासबुक का आपका शेष होता है डेबिट, डेबिट बैलेंस होता है, और साथ में अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट, मतलब हमने ओवर कर लिया है, बैंक का कर्जा, सिंपल कह सकते हो कर्जा, बैंक का आप पर कर्जा है, बैंक का आप पर कर्जा है, बैंक से आपने लोन ले रखा है, ये समझ सकते हैं आप। तो ये चार आपकी बातें हो सकती हैं। अब यहीं पर एक हम सम देखते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2023 को, और आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो क्या है, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक का क्रेडिट शेष है। अब क्रेडिट शेष है तो ये तो फेवरेबल बैलेंस हो गया, मतलब हमारा पैसा जमा है बैंक में कितना, 9,214 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि 29 मार्च, 29 अगस्त 2023 में क्या हुआ था, बैंक ने क्रेडिट कर दिया आ सम ऑफ 1650 इन एरर, गलती से क्रेडिट कर दिया
क्रेडिट मतलब जमा कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब देखिए इसको हम किस मेथड से सीखते हैं, एक मेथड देखते हैं बहुत प्यारा सा, जिसमें चारों मेथड हो जाएंगे आपके। देखिए एक मेथड देखेंगे हम और इसमें सब कुछ हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बनाने जा रहे हैं, ऑन 31 मार्च। कब बनाने जा रहे हैं, 31 मार्च। और सन क्या है हमारा, 31 मार्च 2023 को बनाने जा रहे हैं। बनाना कैसे है, हम क्या करेंगे, एक तो लाइन, एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर, और क्या बनाएंगे, और साथ में हम बना लेंगे यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर, और साथ में प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ प्लस अमाउंट, प्लस अमाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अमाउंट, माइनस अमाउंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, याद रखना है कि जब भी आप फेवरेबल बैलेंस लेंगे, अब फेवरेबल बैलेंस कौन से होंगे, देखिए अगर आप यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कैश बुक, क्या दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्या दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक तो कैश बुक का दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, या फिर आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कोई सा भी हो। तो ये दोनों हमारे फेवर में होते हैं, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है ये बताते हैं। तो इसका अमाउंट आप यहाँ प्लस में लिखेंगे दोनों का। लेकिन अगर यहाँ पर होता, यहाँ डेबिट की जगह तो होता क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, और यहाँ पर आपका क्रेडिट की जगह यहाँ डेबिट होता, तो आप क्या करते, फिर यहाँ ना लिखते आप, फिर आप इसको माइनस वाले में लिखते हैं यहाँ पर, पहले जो दिया होगा। तो आपको पहला तो काम ये सीखना है। अब आप जल्दी से क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में बैठ जाकर ये बताइए मुझे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर फेवर वाला दिया हुआ है या आपका माइनस वाला। देखिए यहाँ फेवर वाला दिया है, साफ कहा गया है, ये रहा कि फेवरेबल बैलेंस है हमारा 9,214। तो इसको कहाँ लिखेंगे, और किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के। तो कहाँ लिखेंगे हम इसमें, इसमें हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख देंगे हम, क्रेडिट कह सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, पासबुक कितना दिया हुआ है उसको हम शुरू में ही लिख लेंगे। तो ये दिया 9,214, 9,214। लेकिन अगर फेवरेबल नहीं होता, अनफेवरेबल होता, तो उसको हम माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बात समझो। देखिए आपको जब बैलेंस दे रखा है किसका, आपको बैलेंस दे रखा है पासबुक का। किसका बैलेंस दे रखा है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है। तो आपको जो भी माइनस प्लस करना है, आपको पासबुक में ही करना है। कैश बुक में आपको कुछ भी नहीं करना, कैश बुक में आप कुछ नहीं छेड़ सकते, क्योंकि आप किससे माइनस प्लस करोगे बराबर करने के लिए, वो आप करोगे कैश बुक से, पासबुक, सॉरी पासबुक से। कैश बुक को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। चलो तो देखते हैं पहली मिस्टेक क्या हुई, पहली क्या गलती हुई। 29 मार्च, मतलब आज हम बना रहे हैं 31 मार्च को, 29 मार्च को क्या हुआ था, बस ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 दिन ही पहली बात है। क्या हुआ था कि हमने बैंक क्रेडिट आ सम ऑफ 1,650 रुपए इन एरर, गलती से बैंक ने क्या कर दिया, 1,650 रुपए जमा कर दिए, क्रेडिट कर दिए, बैंक ने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए 1,650 रुपए। अब क्या करेंगे, अब आप समझिए बात को। बैंक ने क्या काम किया, यहाँ पर कितने रुपए कर दिए, 1,650 रुपए। बैंक ने यहाँ 1,650 रुपए क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट का मतलब जमा। जरा इधर देखना, कैश बुक में तो कुछ भी नहीं है। अब बताओ दोनों को बराबर कैसे करोगे, कैश बुक को आप टच नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, भाई पासबुक में से भी हटा दो, जब गलती से लिख देते, हटा दो मतलब माइनस कर दो, कम कर दो। आप माइनस कर दोगे, आप इसको माइनस कर दोगे, पूरी लाइन ऐसी उठाकर लिख दोगे, जो भी लिखा हुआ है
क्रेडिट, रोंगली क्रेडिट, क्या होगा था? रोंगली, रोंगली क्या हो गया था? क्रेडिट हो गए थे, क्रेडिट बाय बैंक, बैंक से गलती से क्या हो गए थे? क्रेडिट हो गए थे, जमा हो गए थे, अब बैंक उनको हटा रहा है, तो माइनस वाले में लिखेंगे 1650 रुपए बैंक क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है यहाँ, इसको एक बार कर देते हैं इरेज, अब आगे चलते हैं, अब क्या बोलेगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दूसरी पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है चेक टोटलिंग 4500 रुपए, चेक कितने के थे? टोटल 4500 रुपए के चेक थे, आपने क्या कर दिया? इशू कर दिए। किसी को आपने कहा ले भाई 4500 रुपए ले ले, तेरे मुझ पे तगादा है, जैसे आपके पास कोई तगादे वाला आया, आपने उसको 4500 रुपए का 4500 रुपए का चेक दे दिया और उससे कह दिया जा मेरे बैंक से निकाल लेना, लेकिन वो आपके बैंक में पहुंचा नहीं, मतलब वर नॉट क्लियर्ड, चेक जो आपने इशू किया था वो क्लियर नहीं हुआ। अब आप समझिए इस पॉइंट को। देखिए आपके घर पर क्या रखी हुई है? कैश बुक, अगर आप व्यापारी हैं, कैश बुक, और बैंक के पास क्या है? पासबुक। अब आपने अपने यहाँ क्या किया? किसी को चेक काट के दे दिए, आपने अपने यहाँ 4500 रुपए कम कर लिए, 4500 रुपए क्या कर लिए? कम कर दिए अपने घर पर, लेकिन बैंक में तो वो पहुंचा नहीं, वो बैंक में तो पहुंचा ही नहीं, बैंक में क्रेडिट नहीं हुए। क्या है? चेक टोटल 45 रुपए के इशू किए थे 29 मार्च को, वर नॉट क्लियर्ड, क्लियर्ड ही नहीं हुए, आपने अपने यहाँ कम कर लिए। अब बताओ क्या करोगे? लेकिन करोगे कहाँ? ये सुन लो, केवल पासबुक में करोगे, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? पासबुक का है। बताओ क्या करोगे? वही करोगे। जब यहाँ माइनस हो गए कैश बुक में, तो आप पासबुक में भी माइनस कर लो 4500 रुपए, और हम पासबुक को ही लेके चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी कम कर लो 4500 रुपए। तो क्या कर लेंगे? वहां भी कम कर देते हैं, 4500 रुपए कम कर देते हैं। क्या है ये था चेक इशूड, चेक इशूड हुए, चेक जारी किए गए, बट क्लियर नहीं हुए, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, क्लियर नहीं हुए 4500 रुपए के। आगे देखिए अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, आपने अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 950 रुपए का पेड करना था उसका किस्त, और आपने ऑर्डर दिया हुआ है किसको? बैंक को। आपने कह दिया ओ मेरे बैंक, ये मेरी सर्विस देना। बैंक ने कहा क्या सर्विस देनी है सर? आपने कहा जैसे ही मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी आती है आप उसको पेड कर देना। बैंक ने कहा जी हुजूर। बैंक ने क्या काम किया? अपने यहाँ से माइनस कर दिए 950 रुपए। क्यों? भाई वो आपकी किस्त दे रहा है, आपकी इंस्टॉलमेंट दे रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, लेकिन आपको नहीं पता इस बात का, आपको इस बात का पता नहीं चला। तो देखिए पासबुक में से तो पैसा कम हो गया, लेकिन आपके घर कम नहीं हुआ, कैश बुक में कम नहीं हुआ। कैश बुक में तो अब भी उतना ही लिखा है, तो क्या करोगे? भाई कैश बुक को तो छेड़ना नहीं है, टच नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है पासबुक का। अब बताओ पासबुक में से क्या करोगे? देखो पासबुक में से आपने निकाल दिए ना, तो इसमें वापस रख दो 950 रुपए। क्या कर दोगे? वापस रख दो 950 रुपए, ताकि इतना ही पैसा हो जाए जितना घर था। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, इसको वापस लिख दो कितना? 950 रुपए। ठीक है, तो ये 950 रुपए क्या कर दोगे? आप इनको वापस से जमा कर लोगे पासबुक में, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं पासबुक में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि पासबुक और कैशबुक दोनों सेम हो जाएं, अमाउंट उनका बैलेंस सेम हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक चेक 600 रुपए का रिसीव्ड हुआ था, डिपॉजिट भी कर दिया उसको हमने बैंक में, क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, वॉज अकाउंटेड एज रिसीट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब देखिए आपने क्या काम किया, देखिए आप कितने महान हैं, कितने अच्छे काम करते हैं। आपने बैंक में एक चेक जमा किया, आपने बैंक में एक चेक जमा किया, ठीक है, कितने का चेक था? चेक था आपका 600 रुपए। ठीक, अब आप जब अपने घर आए तो कैश बुक में आपको तो बता, डबल कॉलम में क्या होता है? कैश बुक में बैंक कॉलम अलग होता है और कैश कॉलम अलग होता है। तो आपने किस में लिख दिया? आपने लिख दिया कैश कॉलम में। लिखा कहाँ जाना था? बैंक कॉलम में। इसका मतलब यह है आपने लिखा ही नहीं, आपने बैंक में तो लिखा ही नहीं।
तो इसका मतलब क्या है, बैंक में नहीं लिखा गया, आपके घर तो लिखा नहीं गया, लेकिन बैंक ने लिख दिया। कितने रुपए? 600। अब क्या करोगे? भाई बैंक ने तो अपने यहाँ से ही लिख दिया पासबुक में 600 रुपए, आपने लिखा नहीं बैंक कॉलम में कुछ भी। तो अब बताओ दोनों को बराबर कैसे करोगे? देखिए कैश बुक में कितने पैसे हैं, कुछ नहीं। पासबुक में कितने हैं, 600 रुपए। दोनों को बराबर करो, कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी पासबुक में से भी 600 रुपए हटा दोगे। तो हटा दो मतलब माइनस कर दो, हटा दो मतलब माइनस कर दो। तो चेक, क्या था ये, चेक, चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट इन कैश कॉलम, कैश कॉलम में लिख दिया था। कितना? 600 रुपए का। कितने का? 600 रुपए का। तो आप क्या कर दोगे इनको, बैंक से कहोगे बैंक इसको हटा दे, क्योंकि मैंने भी नहीं लिखा बैंक, तू भी मत लिख, तो बैंक से आप हटवा दोगे। मतलब व्यापारी हटा देगा पासबुक में से। आगे देखते हैं। कह रहे हैं अदर चेक थे, और भी चेक थे, जैसे 8,500 रुपए का चेक था, डिपॉजिट किया था बैंक में, जमा किया था 27 मार्च को, 4 दिन पहले ही, जब हम बीआरएस बना रहे हैं उससे 4 दिन पहले, 8,500 का। बट चेक जो था 6,000 रुपए का तो कलेक्टेड कर लिया बैंक ने, बैंक ने पैसा लाकर आपके अकाउंट में जमा कर दिया है 6,000, लेकिन बचा कितना? बचे आपके 2500 रुपए, 2,500। ये जमा नहीं करे बैंक ने, क्यों? ये अभी आए नहीं है, तो बैंक जमा क्यों करता? अब आपने कितने महान हैं, आप अपनी बात सुनिए। आपने क्या काम किया, जो आपकी कैश बुक थी, आपने अपनी कैश बुक में कितना लिख दिया था? आपने लिख दिया था भाई मैंने तो चेक जमा कर दिए 8,500 रुपए के, लेकिन बैंक ने कितना किया अपने यहाँ? 6,000 का। अब क्या करोगे? दोनों को बराबर करो, सोचो कैसे बराबर करोगे। अब देखो कैश बुक में तो हाथ नहीं लगा सकते, तो आप पासबुक में क्या करोगे, 2500 रुपए और जमा कर दोगे, 2500 रुपए और जमा कर दोगे। जाइए, कर दीजिए। क्या करेंगे आप यहाँ पर? आप यहाँ करेंगे, चेक जमा किए थे, चेक डिपॉजिट किए थे, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। बैंक क्या करेगा, आपका चेक कलेक्ट करके लाएगा, कलेक्टेड नहीं हुए, तो कितने के थे? 2500 रुपए के थे। तो आप बैंक से भी इनको कलेक्ट कराओगे, मतलब 2500 रुपए आप यहाँ जमा करा दोगे। बैंक से क्या कहोगे, बैंक यार जब मैंने जमा कर रखे हैं तो तू भी जमा कर दे। कहने का मतलब ये है, बैंक से नहीं कह रहे आप, लेकिन पासबुक में कर रहे हो आप अपने आप। क्यों? आपने गलती से घर तो जमा कर दिए थे कैश बुक में, वहां जमा नहीं करे। तो इस तरह से देखिए हमारी एंट्री यहाँ पूरी हो गई। तो इस तरह से आपको ये बनाना था। अब समझो आपका चुटकियों में काम हो गया, आपके बन गया। बेशक 4 मेथड हो, हम इसी मेथड से करेंगे, सभी इससे हो जाते हैं। अब आप सिंपल क्या करेंगे, जैसे सभी अकाउंट्स आप वो कर देते ना, क्लोज कर देते, इस अकाउंट को भी क्लोज कर लो। कैसे क्लोज करना है? देखिए दोनों साइड का टोटल बराबर कर लो। पहले क्या करोगे आप, दोनों साइड का जो टोटल है उसको बराबर कर लो। कितना है? ज्यादा देख लो किधर है। देखिए इधर तो है आपके 9,000, 2,000, इधर है केवल 4,000, तो ज्यादा कौन सा रहा? प्लस वाला आ रहा है। इसका ही टोटल कर दो पहले। तो देखिए इसका टोटल करते हैं हम, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 9 2 11, 19 और एक ये आपको हो जाएगा 14 और 2 16, तो ये हो जाएगा आपका 12,000, 12,600 और 14 मतलब 64, 12,664 रुपए का बैलेंस इधर आ गया। इसको इधर भी लिख लो, 12,664। आप कहोगे इतना तो नहीं है इधर, भाई बैलेंस निकालेंगे ना। अब बैलेंस निकालते हैं, तो इसका टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 6,750, लेकिन इधर कितना आ रहा था? 12,664। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कम कर लेते हैं, 12,664 को कम करेंगे अगर हम, तो हमारे पास बचेगा 5,914, 5,914। इसी को हमें यहाँ लिखना है। क्या लिख देंगे, इधर कम किधर था? इधर था, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,914। ठीक है, यही हमारा आंसर होता है।
और अब ये क्या आएगा, अब ये क्या होगा, आप क्रेडिट बैलेंस लेकर चले थे ना, आप किसका लेके चले थे, पासबुक का। तो अब ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस पर एज पर कैश बुक। किसका लेके चले थे आप, कैश बुक, कैश बुक किसका लेकर चले थे, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस। किसका बैलेंस लेके चले थे आप, पासबुक का। आ गया किसका, कैश बुक का। और अगर कैश बुक का लेके चलते तो आंसर किसका होता, पासबुक का। ठीक है भाई, वो भी पैसा जमा बता रहा है, ये भी पैसा जमा बता रहा है। तो इस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ऐसा मेथड है जिससे आप चारों मेथड कर सकते हैं, आपको बैलेंस कोई सा भी दिया हुआ हो। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, क्योंकि हमें क्या है, करना इसी को जल्दी करना है हमें, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड सो दैट डिफरेंस बिटवीन अंडर एस्टिमेशन बैलेंस कैन बी रिकंसिल्ड। तो क्या है, बैंक समाधान विवरण इसलिए तैयार किया जाता है ताकि कम शेष वाली जो राशि है के बीच का अंतर का समाधान किया जा सके। अब वो किसके बीच का अंतर होगा, बैंक में शेष राशि और नगद शेष के बीच अंतर, या फिर पासबुक में आरंभ वाला और अंत में शेष राशि के बीच अंतर, या फिर बैंक पासबुक और नगद बही, मतलब कैश बही, रोकड़ बही, दोनों के बीच अंतर, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा आपका सी। हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो आपकी रोकड़ बही है, जो आपकी रोकड़ बही है, रोकड़ बही मतलब कैश को, जो रोकड़ बही है, और उधर जो आपकी बैंक पासबुक है, बैंक में खाता है, बैंक खाता है, उन दोनों में जो अंतर आ जाता है, उस अंतर को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा आंसर गया हो जाएगा, मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक पासबुक ऑफ, बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज कॉपी ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो देखिए, ये जो खाता धारक की पासबुक होती है, जिसको आप पासबुक को अपने घर पर रखते हैं, ये पासबुक जो होती है फोटोकॉपी होती है। ये किसकी फोटोकॉपी होती है, तो खाता धारक की किसकी प्रतियां होती हैं, प्रतियां मतलब फोटोकॉपी, खाता धारक की जो रोकड़ बही में बैंक कॉलम है उसकी, या बैंक की पुस्तकों में दर्ज खाते की प्रति, या ग्राहक की रोकड़ बही रोकड़ कॉलम की, या ये सभी। सही आंसर होगा आपका बी। देखिए, बैंक की जो पुस्तक है, जो बैंक की पुस्तक में दर्ज खाते की प्रति, जो बैंक के यहाँ अकाउंट बना हुआ है, किसका अकाउंट है, व्यापारी का, बिजनेसमैन का जो अकाउंट है, ये उसकी प्रति होती है। ठीक है, बैंक की पुस्तकों में जो दर्ज खाता है, दर्ज मतलब जो खाता वहां पर बनाया हुआ है, अकाउंट इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक की बुक्स में अकाउंट जो बना हुआ है व्यापारी का, उसकी फोटोकॉपी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है टू नो द पेमेंट मेड थ्रू द चेक, चेक से कितना पेमेंट हुआ ये देखने के लिए, या टू नो एरर इन द बैंक पासबुक, या बैंक पासबुक में गलती होगी उसको देखने के लिए, या कंपेयर कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस एंड असर्टेन डिफरेंसेस, या फिर इसलिए बनाया जाता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं और उन डिफरेंस को दूर किया जाए। मतलब सी आंसर आपका सही होगा, इसीलिए बनाया जाता है कि दोनों आंसर दूर, दोनों डिफरेंस दूर किए जाएं, जो भी दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं उनको दूर किया जाए। बैंक रिकंसिलिएशन इज, बैंक समाधान पत्र क्या होता है, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग होता है, डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट होता है, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, या अ पार्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। इसको आप चाहे तो बना ले, चाहे तो ना बनाए। बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज दैट ऑफ, बैलेंस जो शो होते हैं बैलेंस शीट में, वो कैश बुक के होते हैं।
बैंक पासबुक के होते हैं, एडजस्ट कैश बुक के होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कैश बुक एडजस्ट हो जाती है, सही हो जाती है, करेक्ट कैश होती है, उसको हम लिखते हैं कहाँ? बैंक की बैलेंस शीट में। कह रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग। तो किसको कंपेयर करने पर ये तैयार किया जाता है? एंट्रिंग इन द पासबुक विद एंट्री ऑफ कैश बुक, और कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, या एंट्री इन पासबुक विद द एंट्री इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, या फिर एंट्री इन बैंक पासबुक with the entry of बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। देखिए यहाँ पर यही सही होगा कि जो एंट्री होती हैं बैंक पासबुक में, और जो एंट्री होती हैं आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में, उन दोनों का मिलान करते हैं, उन दोनों को कंपेयरिंग करते हैं, तब बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किससे किया जाता है? बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक, बैंक कैश बैलेंस ऑफ द कैश बुक, पासबुक बैलेंस, बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक। देखिए यहाँ पर चाहे बैंक बैलेंस हो कैश बुक का, चाहे बैलेंस हो पासबुक का, किसी को भी लेकर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग will not require adjustment in cash book balance। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मामले में रोकड़ बही के शेष में समायोजन की आवश्यकता होती ही नहीं है? क्या है ऐसा? अगर एरर इन द बैंक पासबुक, अगर बैंक पासबुक में एरर हो जाए तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक आपने इशूड तो कर दिए लेकिन पैसा लेने बैंक में नहीं पहुंचे, वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट कर दिए, चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? अगर एरर हो जाती है कहाँ? केवल बैंक पासबुक में, तो जरूरत नहीं पड़ती है, वो बैंक खुद सही कर लेगा इसको। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर एडजस्ट इन कैश बुक बैलेंस। तो कैश बुक के बैलेंस के एडजस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गलती हो जाती है बैंक पासबुक में। तो आंसर आपका ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक। कब बनाते हो? या हर महीने के लास्ट में बनाते हो, या अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाते हो, या वेन एवर आप बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, या जब भी आपको बैंक स्टेटमेंट मिलता है और आप देखते हैं अरे कैश बुक में तो अलग है पैसा, पासबुक में अलग है, तो इसका मतलब आप डी पर बनाते हैं। सही कब बनाते हैं? डी। जब आप देखते हैं अरे कैश में तो अलग है पैसा और बैंक में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक बिजनेसमैन ने रिसीव किया है बैंक स्टेटमेंट, उससे क्या देखता है वो? इनक्लोजिंग करता है 8,500 रुपए ओवर ड्रॉन। इट इज फाउंड दैट देयर विल द अनप्रेजेंट चेक ऑफ 2,000 एंड अनक्रेडिट डिपॉजिट ऑफ 1,500 रुपए ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक। देखिए ओवरड्राफ्ट ही दिया हुआ है और वो ओवरड्राफ्ट ही पूछ रहा है। कैश बुक का तो ओवरड्राफ्ट पूछ रहा है, और दिया किसका है? पासबुक का। हम कैसे बनाते हैं? हम इस तरह से तो बनाते थे, एक तरफ लिख लेते प्लस आइटम और एक तरफ लिखते थे माइनस आइटम। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है ओवरड्रॉन। किसका? कैन रिसीव बैंक स्टेटमेंट इनक्लोज द बैलेंस द 8,500 का। फालतू निकाल रखा है पैसा तो आपका माइनस में लिखिए। शुरुआत जो करोगे आप माइनस वाले से करेंगे क्योंकि आपने पैसा ज्यादा निकाल रखा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है ये दिया हुआ है आपको बैलेंस, इसको लिख देंगे कौन सा बैलेंस? ये ओवरड्राफ्ट है, वो भी किसका? पासबुक का। इसका मतलब पासबुक में क्या है? डेबिट। आप लिख दोगे डेबिट बैलेंस इन पासबुक। पासबुक में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस कितने का है? 8,500 का। हुआ क्या? हुआ ये, इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया अनप्रेजेंटेड चेक 2,000 रुपए। 2,000 रुपए के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। अनक्रेडिट डिपॉजिट ऑफ 1,500 रुपए। ठीक है, तो आपने चेक काट कर दिए लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए,
अब आप समझिए बात को। देखिए, आपने अपने घर पर रखी, अपने व्यापार में रखी हुई है कैश बुक, और बैंक के वहां क्या है, बैंक की रखी हुई है पासबुक। तो आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने अपने यहाँ से 2,000 रुपये कम कर दिए, चेक काट के दे दिया किसी को और कहा जाओ बैंक से निकाल लो। अब बैंक से वो निकालने नहीं पहुंचे, क्लियर हुए नहीं। तो देखिए, पासबुक में तो पैसा वही है, कुछ कम नहीं हुआ, कैश बुक में कम हो गया। अब बताइए पासबुक में क्या करोगे। पासबुक क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक का दिया हुआ है इसलिए। तो पासबुक में भी कम कर दो 2,000 रुपये, बात सिंपल हो जाएगी। तो ठीक है, माइनस कर देते हैं 2,000, माइनस वाले में लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ है, चेक, चेक नॉट प्रेजेंटेड, चेक जो थे वो प्रेजेंटेड नहीं हुए हैं आपके 2,000 रुपए के। आगे आपने अनक्रेडिट डिपॉजिट 1,500 रुपए, मतलब आपने, अब इसका भी सुन लो 1,500 रुपए का, आपने क्या काम किया, बैंक में 1,500 रुपए जमा किए। तो अपने घर तो आपने लिख दिए अपनी कैश बुक में, बट बैंक में नहीं लिखे गए। तो क्या करोगे, बैंक में जमा कर दो 1,500 रुपए। तो इसको बैंक में क्रेडिट कर देंगे, नोट क्रेडिट, नोट क्रेडिट इन बैंक, बैंक में क्रेडिट नहीं हुए कितने, 1,500 रुपए। तो आपने जमा कर दिए, क्रेडिट मतलब बैंक में जमा होना। ठीक है, बस इतना ही था। अब आप देख लीजिए आंसर आपका क्या आएगा। हम कैसे करते हैं, दोनों को बनाते हैं, टोटल कर लेते हैं। इधर का ज्यादा आ रहा है, कितने थे वो 1,500 रुपए, तो 8 और 2 10,000। इधर कितना आ रहा है, 8 और 2 10,500, 10,500 रुपये इधर आ रहा है, 10,500 इधर आ रहा है। अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आएगा, तो 1,500 कम कर देते हैं तो 9,000 का डिफरेंस आएगा। किधर आ रहा है, इधर, इधर आ जाएगा 9,000 का डिफरेंस, 9,000 का। ठीक है, तो 9,000 का ये बैलेंस क्या होगा, ये बैलेंस होगा आपका ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब कैश बुक का क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर, एज पर कैश बुक। फिर पासबुक हम लेके चले थे। देखिए, मैंने इसके इसलिए किराया प्रैक्टिकल भी हो गया ये आप। तो 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे मोहन, मोहन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शो, बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक की जो पासबुक है, बैंक की जो पासबुक है वो दिखा रही है, शो करती है, चेक डिपॉजिट किए बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, बैंक में क्लियर नहीं हुए, कितने, कितने क्लियर नहीं हुए, 3,800 रुपए। तो क्या थे ये, चेक डिपॉजिट किए गए थे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, बैंक ने जमा नहीं करे। तो आप क्या करोगे, आप जमा कर देना। भाई जमा नहीं करे, आप जमा कर देना। जमा कर देना मतलब प्लस वाले कॉलम में लिखना। चलो जी, हम जमा कर देते हैं 3,800 रुपए। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट बाय सप्लायर ऑफ 3,500 रुपए के, आपने चेक क्या थे, काट के दिए 3,500 रुपए के, लेकिन आपका जो सप्लायर था वो क्या हुआ, चेक, उसने क्या किया, वो जो आपका सप्लायर था, एक बार देखते हैं दोबारा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट बाय सप्लायर, चेक इशूड किए गए थे, चेक इशूड किए गए थे, काट के दिए गए थे, बट नॉट प्रेजेंट बाय सप्लायर 3,500 रुपए के। आपने तो पासबुक, आपने तो अपनी कैश बुक में कम कर दिए, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुए, बैंक वो पैसा लेने नहीं पहुंचा। तो पहुंचा दो, चलो तो कम कर दो। नहीं पहुंचा तो आजा भैया निकाल लो पैसे, हमारी पासबुक से निकाल दिए 3,500 रुपए। करें हिज बैलेंस एज पर द कैश बुक 2,500 रुपए। अब बैलेंस क्या था, किसका था, ये तो उसका दे रखा है, किसका बैलेंस है, बैलेंस है किसका, 2,500 रुपए बैलेंस है आपका। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस किसका है, ये दिया हुआ है कैश बुक का। अब हमें, हमसे पूछ रहा क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें तो कैश बुक का लेके चलना था। अब की बार तो गलत हो गया। चलो वापस देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कहते हैं अभी बेटी बाप के घर है। तो क्या करना है इसको, हमें ये करना है, नीचे से देखना है इसको, क्या दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट डेबिट बैलेंस किस में दिया हुआ है, कैश बुक में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो, हम जो करेक्शन करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, वो कहाँ करेंगे, कैश बुक में ही करेंगे। तो कैश बुक का कितना बैलेंस दिया है, 25,000 रुपए। हाँ, 25,000 रुपए तो प्लस में लिख देंगे, क्योंकि ये दिखा रहा हमारा 25,000 रुपए जमा है। अब हुआ क्या था, वही बातें हैं, बातें वही रहेंगी, बस अब के बदल जाएगा।
क्या बदल जाएगा? अब हमें क्या दिया हुआ है? अब की बार हमें कैश बुक दिया हुआ है। तो हम जो भी करेंगे शपथ लेते हैं कि जो भी करेंगे हम कैश बुक में करेंगे, कैश बुक के सिवा हम कुछ नहीं करेंगे। माइनस प्लस सब कैश बुक में ही करेंगे। तो देखो, आपने चेक डिपॉजिट किए बैंक में 3,800। ठीक है, आपने बैंक में जमा किए, तो आपने अपने घर में लिख दिए 3,800 रुपए भाई जमा हो गए बैंक में, जमा करे आए चेक। बट बैंक ने उनको जमा नहीं किया, बैंक ने उनको जमा नहीं किया। अब आप क्या करोगे? देखिए, पासबुक तो छेड़ नहीं सकते और कैश बुक आप छेड़ सकते हो, और दोनों में बराबर होना चाहिए पैसा। तो आप क्या करोगे? इस कैश बुक को लेके चले हो ना, तो कैश बुक में से भी हटा दोगे, इनको हटा दो कैश बुक से, दोनों डब्बा खाली। तो कैश बुक से हटा देंगे, इसका मतलब हटा देंगे मतलब माइनस में लिखेंगे कैश बुक में 3,800 रुपए। क्या थे ये? जो चेक क्रेडिट नहीं हुए, चेक डिपॉजिट किए गए लेकिन इशू वहां पर क्रेडिट नहीं हुए। ठीक है, आगे फिर क्या है? फिर है कि आपने चेक इशूड किया, काट के दिया चेक। इस बात को भी समझ लेते हैं। आपने किसी को चेक काट के दिया, ठीक है, चेक काट के दिया था अपने घर, क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ले भाई पैसे ले आना हमारे बैंक से, आपने कम कर दिया। लेकिन क्या हुआ? बैंक में वो पहुंचा नहीं पैसा लाने। अब बताओ दोनों बराबर कैसे करोगे? आपने तो अपने घर कम कर दिए थे, बैंक में तो कम नहीं हुए। तो आप अपने घर भी वापस रख लोगे, आप इनको वापस रख लोगे, कम नहीं करोगे 3,500 को, प्लस वापस कर दोगे, प्लस कर दोगे, 3,500 रुपये आप प्लस कर दोगे, प्लस कर दिए। इस अब देख लेते हैं हम क्या आता है हमारा आंसर। तो देखिए, कौन सा आ रहा है हमारा? बैलेंस पूछा था 25 और 3, सॉरी लाइट कर लेते हैं। तो इधर 25,000 और 3,000, 28,500। देखिए, इधर का तो बैलेंस आ रहा है 28,500 रुपये, 28,500 रुपये। और अगर 28,500 में से हम 28,500 रुपये में से कम कर देते हैं 3,800 रुपये, 3,800 रुपये कम कर देते हैं, 0,0,7 और 7, 3, 4 और 2, तो कितना बचेगा? 24,700 बचेगा। अब ये किसका बैलेंस होगा? ये होगा हमारा, इसको जो कम है उस दर लिख देंगे 24,700 रुपये। क्या आएगा ये? जब आप डेबिट बैलेंस लेके चल रहे थे कैश बुक का, तो किसका आंसर आएगा? पासबुक का। तो ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा, पासबुक के अकॉर्डिंग। देखिए, मैंने यहाँ पर एक तीर दो निशाने लगाए हैं। आपको आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करा दिया है, और साथ में आपकी प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस हो गई आपकी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आए, या बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, कितने मेथड्स होते हैं, बनाते कैसे हैं, और एमसीक्यू मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं। आज ही तो मैंने शुरू किया, और आज ही मैंने इसकी कहानी फिनिश कर दी है। बस यही है कि आपका समय पर कोर्स हो जाए। समय पर कोर्स हो जाएगा तो तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी हमारे ये नोट्स होते हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हक आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, जो भी अपडेट होती है, आपकी एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, एग्ज़ाम डेट कब फिक्स की गई हैं, तो इनको हम शॉर्ट वीडियो में, जो शॉर्ट होती है मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर आपको अपडेट दे देते हैं। तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको अपडेट कम से कम समय में मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी को अपनी जारी रखिए, बढ़िया तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम की झड़ी लगने वाली है। टेक केयर, बाय बाय।